everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and solving for you the previous year's papers of NDA Mathematics, and this session is the part 4 session for NDA 2 and 1 2020 paper. तो ये है हमारा question number 61 of this session. तो question देखते हैं, ये है based on the 3D geometry. Have a look. What is the length of the diameter of the sphere whose center is known and which touches the plane is given to you? Matlab, there is a sphere, right? The sphere, this is a 3D, okay? And this sphere is touching the plane. Okay, just try to visualize. Okay, this sphere is touching the plane. They have given you the center of the sphere and they have asked you the length of the diameter. Now you know that when the sphere is touching to the plane will be what? The tangent. The plane surface would be tangential to the surface of the sphere, right? So plane is tangent to the surface. So the distance between the center and the plane would be what? The radius of the sphere. तो यहाँ पे diameter of the sphere हमें कैसे मिलेगा? 2 times radius करके. So your main motive is here to determine the radius and which is the perpendicular distance of the center from the plane, right? So यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? Distance, perpendicular distance of a plane from a point वाला, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला? Perpendicular distance of plane from point. तो ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है. तो ये फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल कर दूं, ये होता है मॉडुलस ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under the root a square plus b square plus c square. ये होता है फॉर्मूला, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है? तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है, हमारे पास पॉइंट भी है, तो हम निकालने जा रहे हैं रेडियस. तो r इक्वल टू हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है हमारा a इंटू x1, x1 क्या है हमारा 1 है, तो 6 इंटू 1, ये a क्या है? a b c तो आपको पता है ना, प्लेन के इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये कौन सी प्लेन के लिए? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के लिए. तो आपको इधर कंपैरिजन करना है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन से. तो ये मिल रहा हमें फिर ax1 प्लस b, यहाँ पे क्या है -3 और ये -2, टोटल हो जाएगा, ठीक है? आपके लिए लिखती हूँ ये, नो प्रॉब्लम. फिर है 2z दैट इज 2 इंटू 3, देन है d डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. इसका मॉडुलस लेना होगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, राइट? तो ये क्या आ रहा है फिर हमें 6 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 4 अपॉन 36 प्लस 9 प्लस 4. देखते मॉडुलस ऑफ क्या आ रहा? 36 प्लस 6 प्लस 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 4 कितना दे रहा? 14 डिवाइडेड बाय हमें अंडर द रूट में क्या आ रहा है? देखो 36 प्लस 9 हो जाता 45, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 इज 49, राइट? 49 का स्क्वायर रूट आ जाता 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा? मॉडुलस ऑफ 2. मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है. तो r हमें मिल गया व्हाट? 2 यूनिट्स. तो हमें चाहिए था डायामीटर. तो डायामीटर ऑफ द स्फीयर क्या है? इट इज 2 टाइम्स द रेडियस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, राइट? तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी. बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी अगेन 3D ज्योमेट्री. लाइन से ही ये क्वेश्चन है हमारा, लाइन चैप्टर से. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 टू द लाइन? क्या पूछा गया? एक पॉइंट है, ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इन अ 3D. लाइन की इक्वेशन हमें दे के रखी है x माइनस 0.1 इक्वल्स टू y माइनस 0.0 इक्वल टू z माइनस 0.0. ये जो पॉइंट है 2, 3, 4 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन. तो हम इसको नाम दे देते, चलो इसको हम बोलते OM. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? लेंथ ऑफ OM, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन. तो इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं होता, ये तो 3D लाइन है ना. इसका अप्रोच कैसे रहता है? आपको डिटरमाइन करने होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ O एंड M. इसमें से तो O के कोऑर्डिनेट्स पता है, M के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पता कर लिए तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D रहता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट लगाना होता है. डिस्टेंस फॉर्मूला से OM डिस्टेंस निकालना होता है, जो आपको आंसर दे देगा इस क्वेश्चन का. अभी बात ये है कि ये जो पॉइंट M है ये तो पॉइंट ऑन द लाइन है ना, राइट? तो लाइन की जो इक्वेशन हम लोग कैसे लेंगे? ये x माइनस 0/1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0/0 इक्वल्स टू z माइनस 0/0. इसको इक्वल टू हम लोग ले लेंगे लैम्बडा. तो हमें पता चल रहा है कि x इज इक्वल्स टू लैम्बडा, y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा हमें? y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0. मतलब एनी
एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन जो है इसको एल बोल देती हूँ, ऑन एल इज ऑफ फॉर्म, क्या फॉर्म का रहेगा, लैम्डा कॉमा जीरो का फॉर्म का रहेगा। अभी m भी तो उसी के ऊपर का पॉइंट है, तो m का भी इस तरह का कैरेक्टर हो गया कि m कैन बी ऑल्सो लैम्डा कॉमा जीरो। अभी लैम्डा की वैल्यू कैसे मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू आपको आसानी से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स, OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, तो लाइन L का जो स्लोप रहेगा, मतलब स्लोप इन द सेंस यहाँ पे 3D में हम लोग स्लोप नहीं बोलते, हम लोग DRS की हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ DRS ऑफ OM एंड L क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो वही हमें यहाँ पे करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे DRS ऑफ OM लिख देते हैं, हमने m पॉइंट्स लिख लेना है पहले, m पॉइंट्स हमें क्या आ रहा है देखो, लैम्डा कॉमा जीरो, तो OM DRS लिखो, इसका DRS कैसे लिखोगे, लैम्डा माइनस 2, ठीक है, कॉमा लिख देते हैं यहाँ पे, पहला जो x कोऑर्डिनेट है ना लैम्डा माइनस 2 आएगा, ठीक है, दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, फिर तीसरा क्या है 0 माइनस 4, ये हो गया OM के DRS, ओके, DRS मैंने लिख दिए फॉर OM। और लाइन का DRS जो है हमें तो पता ही है ना, लाइन का DRS तो ये है ना 1 0 0 1,0,0, राइट। DRS ऑफ L तो हमें ऑलरेडी दे के रखा था, वो क्या था 1,0,0, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने जा रही हूँ, द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया, लैम्डा 2 आ गया, मतलब हमें m का पॉइंट मिल गया, वो क्या है, m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, वो है 2,0,0, बन गई बात। अभी लगाओ सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें निकालना था OM द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O एंड M, ये था हमारा O और M हमें यहाँ पे दिख रहा, तो लगाओ फिर फॉर्मूला 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, ये कैसे भी ले लो, स्क्वायर है ना पॉजिटिव आएगा, या तो 2 माइनस 2 बोलो, या तो 2 माइनस 2, मतलब 3 माइनस 0 बोलो, या तो 0 माइनस 3 बोलो, मतलब क्या बोलने जा रही हूँ मैं, x1 माइनस x2 दी स्क्वायर बोलो, या तो x2 माइनस x1 दी स्क्वायर बोलो, वो फॉर्म में लिखो या पहले फॉर्म में लिखो, आंसर तो सेम आने वाला। 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये क्या देगा हमें, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25, जिसका स्क्वायर रूट होता है 5, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, 2 सेकेंड्स में आंसर देने वाला क्वेश्चन था। देखो क्या क्वेश्चन है, इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज a plus b comma b plus c comma c plus a, then what is the sum of the squares of its direction cosines? कोई भी लाइन का एक 3D में एक कोई भी लाइन ले लो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस आप एलिमेंट से डिनोट करते हो ना, DCS बोलते हो। एलिमेंट ही क्या है, L is a like direction cosine in the sense it's a cosine of the angle made by that line with the positive direction of x axis, cos alpha, M क्या होता है cos बीटा, N क्या होता है cos गामा, आपको ऑलरेडी पढ़ के रखा है आपने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है ना 1, ये तो आपने पढ़ के रखा, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, इसका आंसर तो आप तो आंख बंद करके भी लगाना कि ऑप्शन डी है। ये कुछ भी दे दे बंदा है, ये DRS ऑफ एनी लाइन, एक लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा, तो हमें पता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 1। अगर आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, ये आपको देख रखा है ना DRS, ये DRS को पकड़ो, DCS निकालो, फॉर्मूलाज पता है ना आपको, DCS का फॉर्मूला निकालो, उन सबका सम ऑफ द स्क्वायर करो, आपको आंसर 1 ही आना है, चाहे तो आप कर सकते हो, बट ये तो आपने पढ़ के रखा है ऑलरेडी, जनरल केस में आपने प्रूव करके रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, let's see the 64th question now, into how many compartments do the coordinate planes divide the space? ये तो बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स प्लेन मतलब यहाँ पे 3D की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 3D की बात हो रही है। आपको ये चीज पता होगी कि ये 3D प्लेन जो है, दिस कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी कंपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, टोटल 8 क्वाड्रेंट में डिवीजन होता है ना, ये 3 एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, इट विल बी डिवाइडेड, द टोटल स्पेस वुड बी डिवाइडेड इनटू 8 कंपार्टमेंट्स, तो इसका आंसर तो बेसिक है 8 ऑक्टेंस, हम लोग बोलते हैं ना, वो 8 ऑक्टेंस यहाँ पे कौन है, यहाँ में हमारे 8 कंपार्टमेंट्स है ऑफ द स्पेस, ओके। ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब ये XZ प्लेन, ZY प्लेन, ZX प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, ये टोटल स्पेस को कितने कंपार्टमेंट में बांटते हैं, 8 कंपार्टमेंट में बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं 8 ऑक्टेंट्स,
ओके तो ये तो बेसिक सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी है इसका राइट चॉइस। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन द z एक्सिस? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछा है जो कि कट कर रहा है 5 यूनिट्स ऑन द z एक्सिस। z एक्सिस को वो 5 लेंथ में कट कर रहा एंड इज पैरेलल टू xy प्लेन। आसान है क्या? बहुत ही आसान है। उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि जिसकी इक्वेशन निकालनी वो प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन है। इसका तो आपने पढ़ रखा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन क्या फॉर्म की होती है? इज ऑफ फॉर्म z इज इक्वल टू समथिंग k। अभी ये कहाँ पे कट कर रहा वो भी बोल के रखा था, ये जो प्लेन था z एक्सिस को 5 यूनिट में कट कर रहा, तो z इक्वल टू देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई? z इज इक्वल टू 5, यही तो हो गई, और क्या चाहिए, है ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन 66। यहाँ पे है a कैप which is given if this is a unit vector in the xy plane की बात हो रही यहाँ पे। a कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है which is making angle 30 डिग्री with the positive x axis। कैन यू इमेजिन दिस? xy प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ये वर्टिकल y एक्सिस है। देयर इज अ वेक्टर a कैप which is making angle 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो y के साथ कितना है एंगल? 60 है ऑफ कोर्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल तो 90 होता, तो अगर ये 30 है तो ऊपर वाला वो बचा हुआ 60 है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अभी बोला क्या है उन्होंने आगे? देन व्हाट इज a कैप इक्वल टू, आपको वेक्टर a कैप ढूंढना है, वो क्या है, ठीक है। a कैप वेक्टर को आपको ढूंढना है। तो ये इसको कैसे ढूंढेंगे? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि ये जब कोई वेक्टर एंगल बनाता है, ठीक है, हम यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं एक राइट ट्रायंगल करके, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो ये पॉइंट है P, ठीक है ना। ये हम लोग ट्रायंगल को नाम दे देते हैं PMO, ठीक है। PMO अपना ट्रायंगल है। तो यहाँ पे तो आपको पता है ना, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या है? 30 का एडजेसेंट है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है 30 का अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर सकती हूँ कि नहीं? तो देखो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख देती हूँ आपके लिए। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा? अपोजिट है y और हाइपो है OP, जिसकी लेंथ हमें पता नहीं, वो एक वेक्टर है, जिसको मैं बोल सकती हूँ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज a कैप का मैग्नीट्यूड। साइन 30 कितना है? हाफ होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप बाय 2 हो गया। तो y तो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप बाय 2, बट मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप तो 1 रहेगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसको मैं लिखूं y कोऑर्डिनेट इज हाफ, ठीक है। तो y हमें क्या मिला? हाफ। तो उसी तरह से x हम निकाल सकते हैं क्या? x क्या है? 30 का एडजेसेंट है, तो हम लोग लेंगे cos 30 लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एडजेसेंट है x अपॉन हाइपो है OP, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप क्या है? 1 है, तो x अपॉन 1 लिखूंगी मैं। cos 30 कितना है? √3/2, तो √3/2 इक्वल टू x मिल गया। मतलब हमें मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट √3/2, 1/2। हमें चाहिए था वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो i और j लगा के उसको, √3/2 i कैप प्लस हाफ j कैप। तो इसको हम लिख के बता सकते हैं √3i प्लस j कैप में अपॉन 2। तो ये कहाँ है? ऑप्शन देख लो, √3i प्लस j/2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द 67th क्वेश्चन नाउ। लेट a बी अ पॉइंट इन अ स्पेस, देखो स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे, such that the magnitude of the vector OA is 12 and O is the origin. If OA vector is inclined at an angles 45 degree and 60 degree with the x axis and y axis respectively, then what is OA vector equal to? OA vector is equals to, हमें इसको फॉर्म में देना है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम x और y आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल्स पता है, व्हाट एंगल्स दैट लाइन इज मेकिंग विद x एंड y एक्सिस। तो हमें x क्या मिलेगा? r ऑफ कोसाइन 45 डिग्री करके मिलेगा, और y क्या मिलेगा? r कोसाइन ऑफ 60 डिग्री करके लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? इसका कोऑर्डिनेट बनाने के लिए DCS लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे r cos अल्फा, r cos बीटा हमने ले लिया है x और y कोऑर्डिनेट। r हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। r क्या है बता देती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OA, जो कि देखे रखा है 12। तो हमें यहाँ पे मिलने जा रहा है x की वैल्यू लिख दूं फिर 12 इंटू कॉस ऑफ 45 कितना? 1/√2, तो ये हो जाएगा 12/√2, जो कि √2 से रेशनलाइज करके हमें क्या देगा? 6√2। y क्या मिलेगा? cos 60 है इंटू r में, तो 12/2 दैट इज 6। x मिल गया, y मिल गया, z तो z ही लेंगे हम, राइट। उसका एंगल हमें उन्होंने नहीं दिया है, तो z को पता करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना,
राइट, हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट, बट यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिया ना, एबीसी के फॉर्म में वेक्टर नहीं लिया, तो मेरा फॉर्मूला बन गया अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का वैल्यू मुझे मिला, कितना मिला, 6√2 इसका स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिली 6 का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर अननोन है, जेड स्क्वायर ही लिखेंगे, इक्वल टू आर, आर कितना है 12 का स्क्वायर हो जाता है 44, इक्वल टू यहाँ पे कितना रहा 36 इंटू 2 72 प्लस 36 प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, कितना देगा 144 माइनस ये कितना होता, वंस प्लेस में 8 फिर ये 10 108 सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 माइनस 8 6 से 4 माइनस 1 3 है ना, 36 आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब जेड इज इक्वल टू 6, तो अभी लिख दो पॉइंट, हमें मिल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जो कि हमारा था वेक्टर ओ ए, तो ये हमें इक्वल टू क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू वी आर गेटिंग एक्स मिला था हमें 6√2 आई कैप, वाई क्या था 6 जे कैप और जेड भी क्या था 6 के कैप, तो ये क्या वेक्टर है, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, सॉरी प्लस और माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिए ना, ठीक है, प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस 6k, तो 6√2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस और माइनस 6 के कैप, तो ये देके रखा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, सी अकेला था। बाय द वे ये जेड को सॉल्व नहीं करके भी आप हिट कर सकते थे ऑप्शन, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना एक्स एंड वाई में ही हमें एक्स कोऑर्डिनेट 6√2 मिल रहा है, वाई 6 मिल रहा है, तो 6√2 एक्स वाला तो एक ही ऑप्शन सी है, तो इस यहाँ पे आप हिट कर सकते थे, बट मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि जेड भी क्या आता, प्लस और माइनस 6 आता। ऐसे क्वेश्चन आते ना, कभी कभी आधा सॉल्व करके चेक करना होता है आपको, ऑप्शन मिल जा रहा है तो छोड़ दो ना सॉल्विंग, क्यों टाइम वेस्ट करना, कैसे भी आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल ही गया है, ठीक है, बट आपको कंफर्म करना है लेटर ऑफ द टाइम व्हेन यू आर रिमेन विद द सम टाइम यू कैन कंफर्म सच क्वेश्चंस, राइट, ऐसी बात है, ठीक है, बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68, two adjacent sides of a parallelogram are given in the form of vectors. What is the magnitude of the dot product of the vectors which represent its diagonals? हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बट कौन से वेक्टर्स का, डायगोनल्स का, डायगोनल्स को वेक्टर फॉर्म में लेके वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले तो इमेजिन करना है एक पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड हमें नोन है, तो हम लोग नाम दे देते ए बी सी डी करके। आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है ना, तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो ए बी का, बी सी का और डी सी का डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट किया, तो ए डी का डायरेक्शन ए टू डी आता, आपने पढ़ के रखा पैरेललोग्राम लॉ में, और ये ए बी बी सी और ये पहला डायगोनल जाता ऐसे ए सी का, आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी करके, और दूसरे डायगोनल बीडी के लिए ट्रायंगल लॉ कैसे लिखेंगे, देखो ए बी बी डी ए डी, तो ये कैसे होता है ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी, तो इसमें से बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डी माइनस ए बी, तो ये दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, इसमें पहला डायगोनल मिल रहा है, फिर बी डी कैसे मिल रहा है ए डी माइनस ए बी करके, और एक नोट करो यहाँ पे ए डी किसको पैरेलल है, बी सी को पैरेलल है, और ए बी किसको पैरेलल है, यहाँ पे AB is parallel to CD, ये चीज आपको पता है बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली ये दो डायगोनल्स के वेक्टर कैसे मिलेंगे, AC वेक्टर कैसे मिल रहा हमें AB प्लस BC करके, हम दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए ना, तो हम लोग बोल लेते कि हमारा AB जो है पहला वेक्टर है जो उन्होंने दिया है, ठीक है, पहला वेक्टर है जो उन्होंने दिया, और हमारा BC ले लेते उसका एडजेसेंट वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो ये हमारा ए बी और बी सी है, तो ए सी को मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ए सी वेक्टर जो है हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को ऐड करके मिलेगा, और बी डी वेक्टर कैसे मिल रहा, बी डी वेक्टर कैसे मिल रहा बताओ जल्दी से, ये इक्वेशन देखिए, देखो यहाँ पे मिल रहा है ये एडी, एडी कौन है, एडी इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं लिखूंगी बी सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर करके मिल रहा, ठीक है, तो जस्ट हमें ये दो वेक्टर निकालने, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो AC निकालते हैं, फिर AC वेक्टर के लिए हमें क्या करना था, इन दोनों का एडिशन कर लो, ये हो जाएगा 3 आई कैप और J का कैप -4 -2 -6 J कैप, K का कैप +5 -3 +2 K कैप आएगा। और BD वेक्टर कैसे मिल रहा था हम लोग को, एक बार देख लेते हैं, BC माइनस AB करके, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, 1 -2 माइनस आई कैप -2 +4 कितना +2 J कैप और -3 -5 -8 के कैप, अभी चाहिए हमें डॉट प्रोडक्ट, तो रिक्वायर्ड डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड डॉट प्रोडक्ट
जो कि है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर AC डॉट विथ वेक्टर BD, डॉट प्रोडक्ट कर लो, इसका आएगा 3 इंटू -1, ये आई कैप है ना, देन -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -8 क्या आता, तो ये तीनों का एडिशन कितना आ रहा, -31। बट हमें क्या चाहिए था, एक बार देख लेते, मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड मतलब डॉट, इसका मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, ये मॉडुलस ऑफ -31 कितना आएगा, +31 आएगा, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, +31, ऑप्शन सी। क्लियर है? लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 69 नाउ। इफ these A cross B magnitude square plus A dot B magnitude square equal to 144 and magnitude of A is 4, then what is magnitude of B? आसान सा सवाल है, देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दी स्क्वायर है, देखो ये जो स्क्वायर लगा है ना, ये किसको लगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B को लगा है, तो A क्रॉस B तो आपको पता है ना, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, A क्रॉस B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, इसका क्या चाहिए हमें, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या बन जा रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, म्यू क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे निकाला। उसी तरह से आप अभी वेक्टर A डॉट B का स्क्वायर लगाओ, कैसे लगाओगे, पहले तो उसका डॉट प्रोडक्ट लिखो, अंदर क्या आता, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा आता ना डॉट प्रोडक्ट, अभी इसका चाहिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर, ये सब जगह पे वेक्टर लगा लेने आपको, ठीक है, ये तो थ्योरी एग्जाम है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव करेक्ट में अटेम्प्ट करना है ना। फिर ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा, अभी इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन करो, इसका इक्वेशन 1 का और ये इक्वेशन 2 का, 1 + 2 करेंगे हम, 1 + 2 करने से हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर कॉमन आता और आ जाता ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में हमें इन दोनों का एडिशन का वैल्यू देके रखा ना 144, चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A भी देखे रखा 4, तो ये 16, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर ये हो गया 1 इक्वल टू 144, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 16 कितना होता है, इसको डिवाइड 2 4 4 जा 4 3 जा 4 6 जा 4 1 4 9, तो 9 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज 9, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना पॉजिटिव लेंगे +3 है ना, तो ये हो गया ऑप्शन ए। क्लियर था, ये मैंने ऑब्टेन किया, बट कुछ लोगों को आपको ऑलरेडी ये रिजल्ट पता होगा, ये रिजल्ट इसका एडिशन, इनका एडिशन का वैल्यू क्या रहता वो आपको पता रहना चाहिए, इसका एडिशन का वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे कुछ लोग ये ध्यान में रखते हैं, बट जरूरी नहीं, आप डिराइव कर सकते हो ऑन द स्पॉट कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हम करते तो हमें ये मिलता मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ये मिलता हमें, ये फॉर्मूला के तौर पे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, ठीक है, ये फॉर्मूला की तरह आप याद रख सकते हो, समझ में आया। चलो बढ़ते आगे, देखते अगला क्वेश्चन है हमारा 70। इफ द वेक्टर्स A B and C are coplanar then what is value of P? बेसिक क्वेश्चन है, तीन वेक्टर कब कोप्लेनर रहते हैं, जब उनका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 रहता, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, स्पेस में वॉल्यूम 0 है, मतलब वो पॉइंट्स हो गए कोप्लेनर, प्लेन पे आ जाते हैं, प्लेन का वॉल्यूम नहीं होता ना, उसकी तो एरिया होती है, तो वही यहाँ पे लॉजिक है, ये इसका जो क्या बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, A डॉट B क्रॉस C इसका वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा, इसको हम बोलते हैं ना बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं ना, आप कैसे लिखते हो वेक्टर A B C ऐसे लिखते हो ना शॉर्ट में, जब कोप्लेनर रहते हैं वेक्टर्स देन वी नो दैट द बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे इफ A B C आर कोप्लेनर देन दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, तो ये क्या है एक्चुअली, ये तो है डिटर्मिनेंट, ये स्केलर आता, पहला रो किसका रहता है A का रहता, A वेक्टर यहाँ पे डालो 2 3 1, फिर दूसरा रो रहता B वेक्टर का, B है यहाँ पे 1 2 -3, तीसरा रो रहता C वेक्टर का, I दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा 0, J का है कोएफिशिएंट 1, K कैप का है कोएफिशिएंट P, इसका इक्वल टू 0, अभी इसको एक्सपांड करो, फर्स्ट रो के अक्रॉस में एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या आएगा 2 इंटू 2p माइनस इंटू माइनस +3, आप भी एक्सपांड कर सकते हो आपके एंड में पेपर पे, ओके, एंड क्रॉस चेक दी आंसर, देन ये आ रहा +3 इंटू 1p माइनस 0, फिर आता +1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, सॉल्व करते इसको 4p +6 +3p
प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना आता है ये 7p प्लस 7 इक्वल टू 0 आ रहा, तो p इज इक्वल टू -1। चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, राइट, इट्स सॉरी क्वेश्चन नंबर 71। 71 ये हमारा क्वेश्चन है लिमिट से, और हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 डायरेक्ट हिट करेंगे तो ये बन जा रहा है 0/0। देख लो 3 - 3 अपॉन 1 - 1 0/0। तो क्या करेंगे, एलॉपिटल रूल लगाएंगे। जब भी लिमिट का कोई सम आता है इवैल्यूएट करने का, सबसे पहले टेस्ट करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। अगर 0/0 आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, डू नॉट वेट, गो विद द एल हॉस्पिटल, बट बी केयरफुल, सिंपल होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड में अगर एल हॉस्पिटल जा रहा, पहले राउंड में नहीं आ रहा, तो उसको अवॉइड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओ। मैं बताती हूँ, देखो इसी लेक्चर में और एक सम हमें आने वाला है। ये तो एल हॉस्पिटल आसान है क्योंकि इसलिए हम जा रहे हैं और कम से कम स्टेप में आंसर दे रहा है, इसलिए मैंने इसी को चूज किया कि एल हॉस्पिटल से करते हैं। तो ये क्या है फिर, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव पुट करेंगे हम, ये आएगा 1 + 2x + 3x का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1। अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, 1 + 2 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन 1, क्या आएगा 1 + 2 2 3 3 + 3 1 + 2 6 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6/1 6 आएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 72 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एओडी का। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिफरेंशियल का नोटेशन फॉर्म में लिखो, dr/dt उन्होंने देके रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस सी क्या होती है 2πr, तो हमें निकालना है dc/dt, dc/dr नहीं निकालना, रेट मतलब रेट विल बी ऑलवेज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, रिमेंबर दिस, dc/dt निकालना है। तो यहाँ पे हमें करेंगे फिर d/dt ऑफ c का क्या है 2πr, मतलब 2π इज अ कांस्टेंट, r का क्या आएगा dr/dt आएगा, बिकॉज r इज ऑल्सो रेडियस ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो r इज नॉट अ वेरी इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम ना। तो dr/dt की वैल्यू नोन है 0.7, तो पुट करो इसको यहाँ पे, और ये बंदों ने हमें जो आंसर दिया है इसमें पाई नहीं है, तो पाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पाई की वैल्यू खुद से सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी। हम लोग ले लेते 22/7, क्योंकि dr/dt हमारे पास 0.7 है ना, इसीलिए। अब ये 0.7 को डिवाइड करो 7 से, तो ये आता 0.1, तो हमें तो आंसर मिल जा रहा है। आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ चाहे तो। आंसर हमें क्या आ रहा है 44 × 0.1 कितना आता 4.4, और ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहेगा, बिकॉज सर्कमफरेंस इज ऑल्सो लेंथ, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया है ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ दिस, वेयर k इज नॉन जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। लिमिट निकालना है, देख लो ये सिंपल ही फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर सिंपल है, इसका भी डिनोमिनेटर सिंपल है, x² है, तो एल हॉस्पिटल लगेगा, क्लियरली देख लो 0/0 है, both the limits are 0/0 form at x equal to 1 for the left hand side and x equal to k for right hand side 0/0। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल से ही जा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से जा रही हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ, डेरिवेटिव लगा दो फटक से, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या था 4x3, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ 3x² अपॉन 2x, है ना। यहाँ पे कैसे भी देखो एक x तो कट रहा, आपको आगे और करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ 3/2x, ठीक है। अभी लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आएगी 4 × 1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू यहाँ पे क्या है k, है ना, तो ये क्या आएगी दे रही है k की वैल्यू दे रही है ना 8/3। आसान सा सवाल था, आसान था कि नहीं। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनी है, k dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 + dy/dx का स्क्वायर पावर है यहाँ पे 2/3 dx। देखो कैसे देखे रखी है उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है इंटीग्रल क्या है भला, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसको डेरिवेटिव करो ना बोथ द साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में k तो बाहर आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ इसका dy/dx क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d²y/dx²। राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव ना, तो ये dx चला जाएगा, d/dx किया हमने, बचेगा कि सिर्फ ये अंदर वाला टर्म कौन 1 + dy/dx का स्क्वायर उसकी पावर 2/3।
आपको पता है डिग्री बताने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी टर्म इरेशनल में नहीं है, इधर 1/3 है ना पावर, वो नहीं अलाउड है, तो हमें क्यूबिंग करना होगा बोथ द साइड। तो ऑन क्यूबिंग हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमें मिलेगा इधर k का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब राइट साइड में, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर इज अलाउड, बट इरेशनल टर्म हमें नहीं अलाउड है, तो हमने क्यूबिंग किया बोथ साइड। ठीक है, तो अभी देख के आ रहे हैं ना, हमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ऑर्डर तो 2 है, तो इधर 2 ऑप्शन है ऑर्डर 2 वाले, बट डिग्री क्या आएगी, डिग्री उसकी बताई जाती है जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का ही पावर लेना रहता है। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या है 3, तो 3 हमारी डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लिमिट से। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, यही मैं बोलने जा रही थी। अभी इधर न्यूमेरेटर में क्या है, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप एलॉपिटल लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 है, बट ठीक है इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट इजी अप्रोच क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहे हैं ना आपको, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देख रहे क्या आप भी, ये एक्स स्क्वायर को मैंने बांट दिया एक्स एक्स में। अभी पहले का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या है -1 होता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा, क्या पढ़ा हमने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू होता है लॉग ऑफ ई। ठीक है, बट यहाँ पे अगर -x है तो यहाँ पे माइनस एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे -x चाहिए रहता है, तो इसीलिए -1 आ जा रहा है इसका। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका आंसर आसानी से आ गया -1 करके, ऑप्शन क्या है इसका ए। तो आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हो, एलॉपिटल से सॉल्व करो, न्यूमेरेटर को आपको यूवी करना रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट्स क्वेश्चन नंबर 76। If f of x is known to you and f of 0 and f of 1 are opposite in sign, then which one of the following is correct? If you see the options, they are just talking about the value of p lying between what? But p यहाँ पे कहाँ पे है, ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन में है, गिवन फंक्शन में f of x में, तो उन्होंने तो हमें दो वैल्यूज दे के रखी है कि f of 0 है, निकालो f of 0 कितना है, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस p, तो ये तो p है। f of 1 कितना है वो भी निकाल लेते, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस p, तो ये कितना आ रहा हमें 3 माइनस 5 प्लस p, दैट इज ये हमें आ रहा p माइनस 2 करके। उन्होंने ये भी बोल के रखा कि f of 0 का प्रोडक्ट f of 1 के साथ क्या है, निगेटिव है, तो लेस देन 0, बस इसी को सॉल्व करो, तो ये आ रहा p इंटू p माइनस 2 लेस देन 0। ये तो वेविकर मेथड से ऐसे ही ओरली भी इसको आंसर लगा सकते हैं, वेविकर मेथड आपको पता नहीं, यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या है, p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 2 है, जो नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करने हैं 0 एंड 2, और ये लेस देन है, लेस देन वाला रीजन ये कौन सा रहता है, ये रहता है ना, ये पॉजिटिव रीजन ग्रेटर देन के लिए रहता है, तो लेस देन ये रीजन क्या है, स्ट्रिक्ट लेस देन इनइक्वालिटी, दैट इज 0 लेस देन x लेस p, यहाँ पे p है, 0 लेस देन p लेस देन 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, क्लियरली है। तो ओरली भी कुछ स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। यहाँ पे हमारे पास है e टू द पावर थीटा फाई इज इक्वल टू c प्लस 4 टाइम्स थीटा फाई, ये देखे रखा है, वेर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड फाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, फाई जो क्या है फंक्शन ऑफ थीटा है, मतलब फाई को हम लोग फाई थीटा के फॉर्म में लेंगे, फाई इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल थीटा, फाई इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, थीटा कौन, इंडिपेंडेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या रहेगा, डी फाई बाय डी थीटा रहेगा, तभी थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये भाषा आपको समझनी है, ये पढ़ के। अभी पूछा क्या गया हमें पूछा गया व्हाट इज फाई टाइम्स डी थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो ये e टू द पावर में है ना थीटा इंटू फाई, तो ये यूवी रूल में जाएगा, तो e टू द पावर यहाँ पे जस्ट डेरिवेटिव करो, अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, राइट, तो e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर ही आएगा, बट पावर फिर से चेन में जाएगा, यहाँ पे थीटा इंटू फाई का डेरिवेटिव डी फाई बाय डी थीटा आता है ना, प्लस फाई इंटू थीटा का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इक्वल टू c कांस्टेंट है 0 प्लस 4 इंटू इसका फिर से यूवी करना पड़ता, तो इसका यूवी क्या होगा, थीटा इंटू डी फाई बाय डी थीटा प्लस फाई। देखो ये कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन है पता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे y और x कंबाइंड टर्म में हमें क्या करना होता है, ये टर्म्स को सेपरेट लेना होता है डी फाई बाय डी थीटा के टर्म्स को, तो हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, है ना, ले सकते कि नहीं,
तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो e टू द पावर थीटा फाई, थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इनके कॉमन में आ रहा है डी फाई बाई डी थीटा, जो कि राइट हैंड साइड में भी है डी फाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पे -4 थीटा आ रहा, तो इसका कॉमन क्या है डी फाई बाई डी थीटा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या बच रहा, 4 इंटू फाइव, 4 इंटू फाइव माइनस यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड से e टू द पावर है ना मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये आएगा माइनस e टू द पावर थीटा फाइव इंटू फाइव, ये फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये समझ में आया ना। तो राइट हैंड साइड में मैं इसको लिख रही हूँ डी फाइव बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 4 फाइव माइनस e टू द पावर थीटा फाइव इंटू फाइव अपॉन डिनोमिनेटर में थीटा e टू द पावर थीटा फाइव माइनस 4 थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूमरेटर से आ रहा है कॉमन -5, तो इसको हम लिखेंगे e टू द पावर थीटा फाइव माइनस 4 और डिनोमिनेटर से सिर्फ थीटा को कॉमन निकालो, तो ये आ रहा है e टू द पावर थीटा फाइव माइनस 4, तो ये टर्म तो कट ही जा रहा। तो डी फाइव बाई डी थीटा हमें इस तरह से मिला, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा इंटू डी फाइव हमें क्या दे रहा, -5 इंटू डी थीटा। पूछा क्या था 5 इंटू डी थीटा, तो 5 इंटू डी थीटा की वैल्यू माइनस इधर भेज दो, माइनस थीटा डी फाइव, दैट इज ऑप्शन बी आ रहा हमें करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हो आप भी, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो वंस अगेन, राइट, इट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी ओनली। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास px जो कि है 4e टू द पावर 2x और पूछा गया व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ px dx। तो हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ 4e टू द पावर 2x dx। अभी इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम नहीं कर सकते, एक्चुअली ये देखा जाए तो दो है टर्म यहाँ पे, 4e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x dx, तो ये लाइट रूल हमें यूज करना पड़ेगा। लाइट रूल आपको पता है ना, तो यहाँ पे ये दोनों भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों भी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो बढ़ते चलते ही जाते, तो इसको मैं आई बोलती हूँ, ठीक है, इसको मैं आई बोल सकती हूँ। और यहाँ पे हम u और v किसको लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना रहेगा हमें, तो हम यहाँ पे u को ले सकते हैं, u को हम 4 टू द पावर 2x ले सकते हैं, इसको हम u फंक्शन बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे v फंक्शन, तो हमें इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है यहाँ पे। तो आपको तो ये रूल पता ही होगा ना, ये क्या रहता है u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। ये रूल लाइट रूल से हमने यहाँ पे ये दो फंक्शन है हमें दिख गया है, तो इसका अभी हम लोग बाय पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे की लाइन पे हम इसको लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ px dx हमने निकालना है, तो हमने u मान लिया 4 टू द पावर 2x है, तो 4 टू द पावर 2x बाजू में रहेगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx, राइट। इसको मैं ठीक से लिखती हूँ एक बार, ये आता ब्रैकेट में एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx, फिर इनटू होता है इसको डेरिवेटिव ऑफ 4 टू द पावर 2x और ये है dx, है ना। तो अभी वैल्यूज लिखते हैं, फिर इसका क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 2x, e टू द पावर का इंटीग्रल e टू द पावर अपॉन 2 आएगा, माइनस यहाँ पे भी e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू ये क्या हो रहा है 4 टू द पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4 टू द पावर 2x लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई होता है ना, फिर से इंटू 2 भी होगा, 2x का डेरिवेटिव ना इंटू 2, तो इंटू 2 मैं यहाँ पे लिखती हूँ और ये dx है यहाँ पे, तो ये 2 तो कट रहा कैसे भी, तो ये आ रहा हमें 4 टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2, है ना, माइनस माइनस ये हमें क्या आ रहा है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x 4 टू द पावर 2x, ये log 4 तो कांस्टेंट है, तो log 4 को मैं बाहर लिख देती हूँ ना इंटीग्रल के बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू 4 टू द पावर 2x dx। बट अभी ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से i हो गया हमारा, i जहां से हमने स्टार्ट किया था, इसको हमने i इक्वल टू लिया था ना, इसको हमने i इक्वल टू लिया था, देखो i इक्वल टू मैंने बोला था ना, तो फिर से हमें ये i मिल गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग अभी कैसे लिखेंगे, तो ये क्या चीज है, ये तो हमारा फिर से फंक्शन ही है px, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा px बाई 2 करके, और ये हो जा रहा है log 4 ऑफ i मतलब ये क्या हो जाएगा, ये गिवन इंटीग्रल और लेफ्ट साइड में हमारा i है, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, और तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम ठीक से, इसको लिखते हैं ऑन द नेक्स्ट लाइन, हियर इट्स नॉट क्लियर टू यू, आई वुड लाइक टू राइट दिस ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में है i, राइट हैंड साइड में आ रहा है p ऑफ x बाई 2, और राइट हैंड साइड में हमें और भी आ रहा है माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू हो रहा है i के साथ, तो ये हो जाएगा इधर प्लस i हो जाएगा लेफ्ट में आके, तो i प्लस लॉग ऑफ 4 टाइम्स i इज इक्वल टू px बाई 2, i को कॉमन निकाल लो, और log ऑफ 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 log 2 लिख सकते हो, बिकॉज इट्स व्हाट
2 का स्क्वायर ना, इक्वल टू ये क्या है px/2। तो हमें चाहिए आई की वैल्यू क्या आ रही है px अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस 2 ln2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल जब हम लिखते कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है px अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ln2, जो कि देखे रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इज अ राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सॉल्यूशन, यहाँ पे रिपीट हो रहा, ये फंक्शन px को हमें रिप्लेस करना था, फिर से ये इंटीग्रल आ रहा था जिसको हमें आई पुट करना था, ठीक है ना। ये 78 का आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। और यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ऑफ tan क्यूब x प्लस tan x। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, tan क्यूब का कोई इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है ना, tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से पहले उसको कंप्लीट कन्वर्ट करना रहता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इनटू सेकेंट में, है ना। तो यहाँ पे तो हम पहले देख पा रहे कि tan x तो कॉमन है बंदा, tan x को कॉमन लिया तो ये बन जा रहा tan स्क्वायर x प्लस 1 dx इंटीग्रल की लिमिट से 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आ रहा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan x एज इट इज, ये क्या हो रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हो रहा ना। तो ये तो वही बात हो गई ना, दिस इंटीग्रल इज ऑफ फॉर्म f ऑफ x इंटू, यहाँ पे ये अगर t ले लूंगी मैं, ये tan x को t ले लूंगी तो इसका dt हो जाएगा ये, है ना। तो ये तो आसान सा है, हमें उसका डेरिवेटिव साइड में ही दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पुटिंग मेथड कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग मेथड करेंगे, इसका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे tan x को t, तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx, तो ये हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना पसंद करूंगी, तो हमें क्या मिल रहा, हमें मिल रहा दिस इज इक्वल टू, लिमिट्स भी चेंज करने होंगे, ठीक है। लिमिट्स चेंज करते, x का लिमिट और t का लिमिट। x का लिमिट जब 0 था, t का लिमिट क्या आएगा tan 0 0, x का लिमिट पाई बाई 4 मतलब t का लिमिट आएगा 1, तो इंटीग्रल 0 टू 1 t dt आएगा, ये t dt दैट इज t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लगाओ 0 टू 1, 1 बाई 2 आता, ठीक है, 1 बाई 2 आता, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर था ये, यहाँ से तो आप ही खुद कर सकते हो, आपको दिख क्या है क्या करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन नंबर 80। इफ y is known to you, let y is equals to 3x square plus 2 if x is changing from 10 to 10.1, मतलब x नॉट था 10 और x1 क्या हो गया 10.1, then what is the total change in y, हमें निकालना है change in y1 माइनस y0 हमें निकालना है, y1 माइनस y0 निकालना है। y1 क्या होगा, y1 इज y एट x1, तो ये होगा 3 इंटू 10.1 का स्क्वायर प्लस 2, और y0 क्या होगा y एट x0, ये कितना होगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2। इसका डिफरेंस इधर ही निकाल लो ना, डिफरेंस आप देख पा रहे हो y1 माइनस y0 का डिफरेंस 3 इंटू 10.1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कट, 3 आ गया कॉमन, 10.1 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करो, 10.1 का स्क्वायर कैसे लिखोगे आप, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखो ना, 10.1 प्लस 10 इंटू 10.1 माइनस 10, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कितना होता 20.1 इंटू 0.1, इसका जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, बस इसका मल्टीप्लीकेशन आपको 6.03 आएगा, एक बार चेक कर लो, ये 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.01 आएगा, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है 2.01 को, तो 3 जा 3 0 जा 6 3 2 जा 6 6.03 आएगा, इसका कैलकुलेशन देख लो आप, आसान सा सवाल था, कुछ भी हार्ड नहीं था, आपको प्रोसेस समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस नंबर 61 टू 80 सॉल्व्ड फॉर द पेपर NDA 2-1 2020, क्योंकि ये दोनों पेपर सेम डे पे हेल्ड किए गए थे, है ना। क्लियर है सॉल्यूशंस, you can recheck once again whenever you require whatever question solution you want to look for, and please stay tuned with me on my channel Maths and Matrix, and do subscribe to the channel for keep getting such important solved papers videos for your preparation towards NDA 1 2022. Thanks for watching this video guys, I would meet you in the next.